अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि जी क्या हो रहा है पसे पर्दा, और जो बयानिया नून लीग बना रही है उसका कोई असर हो रहा है या उसका उल्टा असर हो रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। फिर आखिरकार उम्मत मुस्लिमा की तरफ से एक कम अज़ कम मजबूत आवाज़ हमें नज़र आई है। वो आवाज़ किसकी है और उसके क्या असरात होने जा रहे हैं, मैं फ़लस्तीन के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर रही हूँ, इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर कुछ आपके सामने चीज़ें रखेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी आज बड़ी खफगी का इजहार किया है मियाँ साहब के इस तरह से डील करके आने पर। तो ये क्या कहानी है ये भी आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा मैं ये बता दूं कि आप सब जैसे कि जानते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी है। और वैसे तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि किसी को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है नवाज शरीफ साहब की वापसी में। उसकी वजह ये है कि मैंने ट्विटर के ऊपर एक सर्वे कंडक्ट किया और एक पोल रखा बेसिकली, और उसमें मैंने ये सवाल रखा कि आजकल 2-3 अहम खबरें चल रही हैं, तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है एक तो बेसिक जो आम आदमी का कंसर्न है वो महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उसमें 3 ऑप्शन रखे कि आखिर कौन सी चीज़ है जो अचानक आवाम को खुशी दे सकती है, हकीकी खुशी दे सकती है। तो उसमें मैंने जो 3 ऑप्शन रखे उसमें पहला मैंने रखा इमरान खान की रिहाई, दूसरा ऑप्शन मैंने रखा अगर पेट्रोल फ्री मिलने लगे, और तीसरा मैंने रखा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। तो इन तीनों में से कौन सी चीज़ जो है वो आपको खुशी दे सकती है, पाकिस्तानी अवाम में खुशी की लहर दौड़ सकती है। तो मेरा ख्याल था कि जो पेट्रोल फ्री मिलने वाली बात है और इमरान खान साहब की रिहाई है, इन दोनों में टफ कंपटीशन होगा। मियाँ साहब के मामले पर मुझे अंदाज़ा था कि शायद बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट उनके हक़ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें देखते हैं, हो सकता है वाकई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप मिस जज कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो जब मैंने ये सर्वे कंडक्ट किया तो 24 घंटों में इसमें कोई मेरा ख्याल है 10-1 हज़ार के करीब वोट पड़े। और ट्विटर पे ये एक सर्वे था। खैर ट्विटर पे मेरी एक लिमिटेड से ही लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। आप सब भी अगर ट्विटर पर हैं, एक्स पर आपका अकाउंट है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस व्लॉग में आप उसकी जो मेरा यूज़र नेम है और ट्विटर हैंडल है वो आप देख सकते हैं। तो बहरहाल वहाँ पर जो मुझे रिज़ल्ट मिला उसके मुताबिक 96%, कोई आस पास दूर दार नहीं, 96% लोगों का उस पोल में ये कहना था कि इमरान खान की रिहाई से उन्हें सच्ची खुशी मिलती है। पाकिस्तान की अवाम ज़्यादा खुश होंगे अगर इमरान खान की रिहाई हो जाए अचानक। और दूसरे नंबर पर फिर और तीसरे नंबर पर जो दोनों बाकी ऑप्शंस थे वो बराबर ही थे। 2% लोगों का कहना था कि पेट्रोल अगर फ्री मिलने लगे तो उन्हें खुशी हो जाएगी, और 2% लोगों का कहना था कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं तो उन्हें खुशी मिलेगी। लेकिन 96% मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं था। तो बहरहाल इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि लोगों को नवाज शरीफ साहब की वापसी में तो कोई ख़ास इंटरेस्ट है नहीं। और बाकी जो कहानी थी वो नून लीग के जलसों के पोल ने खोल दिए थे कि जिस तरह से लोग उसमें नहीं आ रहे थे, उन्हें मुस्तरद कर रहे थे, तो उससे भी अंदाज़ा तो हो ही रहा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनके लिए फासती ज़मानत भी दायर कर दी गई है। कभी इम्कान है कि सुबह जब आप ये देख रहे हों तो ये हो सकता है उन्हें अनाउंस भी कर दी गई हो, क्योंकि जो अभी लास्ट प्रोसीडिंग हुई है उसमें तो ऑलमोस्ट ये था कि नैब प्रोसिक्यूटर ने चूँकि ये कह दिया था कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है अगर ज़मानत दे दी जाए, तो अब उसके बाद कुछ बाकी बचता नहीं है। कल पहले एहतसाब अदालत से और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोपहर के करीब उनको ये ज़मानत मिल जाएगी, जो कि बहुत ऑब्वियस नज़र आ रहा है। तो उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि जो उनकी रुकावट थी एक वापस आने की, वो भी दूर हो जाएगी कि जेल ना जाना पड़े। अच्छा, मैंने पिछले व्लॉग में बड़ी तफसील से ही बात की थी कि आखिर इस बात को इस तरह से इतने नंगेपन से क्यों किया गया है। थोड़ा तरीके से भी कर लिया जा सकता था। तो इस पे एक ऑप्शन तो ये नज़र आता है कि ये बताना मकसूद है कि भाई देखो इस वक्त मैं फेवरेट हूँ और मैं ही आ रहा हूँ, तो लोगों के जहन क्लियर हो जाएं और अवाम खुद ब खुद उस तरफ माइल हो जाएं। क्योंकि जो हमारा एक आपको पॉलिटिकल ट्रेंड नज़र आता है वो इसी तरह का है कि जब लोग देखते हैं कि यार इस दफ़ा इस पार्टी के जीतने के चांसेस हैं, इस दफ़ा इस पार्टी की हवा चल रही है, इस दफ़ा जो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है वो इस पार्टी में नज़र आ रहा है, तो लिहाजा इस पार्टी को ये वोट भी ज़्यादा मिलते हैं, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो और इधर उधर उड़ने वाले लोग होते हैं, वो भी उधर जाके बैठ रहे होते हैं। तो उससे ऑटोमेटिकली एक माहौल बनना शुरू हो जाता है कि जी ये ही पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ रही है, जैसे 2018 में भी नज़र आ रहा था कि पीटीआई इक़्तिदार में आ रही है। अच्छा, अब
इस दफ़ा ये जो काम है ये पीएमएलएन तासुर दे रही है कि जी देखें हमारे सब मामलात क्लियर हैं। उनके लीडर्स खुद कह रहे हैं आके कि भी हम सब डन डुन करके आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। और फिर जिस तरह से निज़ाम को सरेंडर कराया गया है नवाज शरीफ साहब के सामने, मतलब नवाज शरीफ साहब नहीं ऐसा हुआ कि उन्हें कोई मुश्किल हो रही है, बल्कि निज़ाम ऐसे लग रहा है कि उनके आगे सजदे करता फिर रहा है। तो जिस तरह से ये सब किया गया है तो उससे भी मकसद यही था कि ये तासुर देना कि वी आर स्ट्रॉन्ग नाउ, वी आर फेवरेट्स और हम आ रहे हैं, और आवाम का जहन बना दिया जाए कि देखें अब आप हमें कबूल कर लें, हम आ रहे हैं। और फिर लोग खुद ब खुद उस तरफ की हवा बहती हुई देखते हैं और उसके साथ ही बह चलें। लेकिन क्या इस दफ़ा ऐसा हो रहा है कि ये चीज़ जो है ये उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव है। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ काउंटर प्रोडक्टिव, कि इसका उल्टा असर हो रहा है। इनफैक्ट तो 2 सालों से ऑलमोस्ट सारी खिचड़ी पक रही है, इसका सबका उल्टा असर ही हुआ है। जो चीज़ इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ की है उससे इमरान खान को फ़ायदा हुआ है, और जो चीज़ इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए की है उससे इनको नुकसान हुआ है। तो अब भी ये चीज़ अगर ये बयानियाँ ये बना रहे हैं कि जी हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, वी आर द फेवरेट्स, तो इससे उल्टा इन्हें नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग उल्टा इस चीज़ से इनकी वजह से नफ़रत कर रहे हैं, इनसे नफ़रत कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि आप डीलें करके आ रहे हैं। इससे कोई आपके लिए रास्ता आसान नहीं हो रहा, बल्कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं। आप इस्टेब्लिशमेंट के करीब हुए हैं तो लोग आपसे दूर हुए हैं, और अब वो वाला माहौल नहीं है पाकिस्तान में, ना अवाम की वो सोच है। अब शऊर आ चुका है, लोग समझ रहे हैं, ना सिर्फ ये कि समझते हैं बल्कि उसके ऊपर अड़े हुए हैं। जहाँ जो सोच उन्होंने बना ली है वो उसके ऊपर अड़े हुए हैं मुसलसल, उससे वो हिल नहीं रहे इतना कुछ करने के बावजूद भी। तो उससे नून लीग को नुकसान ये हो रहा है सियासी तौर पर कि वो बिल्कुल बोने लग रहे हैं, बिल्कुल बोने बोने लग रहे हैं इस वक्त। अगर नवाज शरीफ साहब आते, कुछ जेल चले जाते, कोई मुश्किलात थोड़ी बहुत दिखाने के ही सही, थोड़ी बहुत मुश्किलात बर्दाश्त करते, तो लोगों में एक तासुर होता कि नहीं भाई ठीक है सियासी पार्टियां अपनी अपनी जद्दोजहद कर रही हैं। लेकिन जिस अंदाज से वो आ रहे हैं और जिस अंदाज से उनके लिए मामलात किए जा रहे हैं, उससे उल्टा उनके लिए एक नेगेटिव इम्प्रेशन बना है और लोगों को उनकी हकीकत और खुल के सामने आ गई है। और अब ये बात सिर्फ मीडिया के कुछ तज्जियाकार या ये नहीं है कि आम लोग कह रहे हैं, ये खुद उनके इत्तेहादी जमातें तक ये कहने पे मजबूर हो गई हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो आज जलसा किया, उन्होंने भी ये बात की कि किस तरीके से जो है वो आप सिलेक्शन कर लेते हैं हर दफ़ा, और सिलेक्शन की वजह से सिलेक्टेड लोग जो हैं वो आ जाते हैं। पहले एक सिलेक्टेड था, अब दूसरा सिलेक्टेड है, और फिर उसके बाद जमहूरियत को तो फिर आप दफन ही कर देते हैं हमेशा। तो ये मुसलसल एक प्रोसेस जो है वो हमें नज़र आ रहा है। और फिर उन्होंने इस बात पे तनकीद का निशाना बनाया कि आप अगर इस तरह से डील करके आ रहे हैं तो आपके पल्ले क्या है, आपके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। तो ये एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बाकी लोग भी इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाएंगे। और बिलावल भुट्टो ने बड़ी राइटली एक बात की कि आप एक बंदा वापस जब तक ना आ जाए और जब तक वो इलेक्शन ना लड़ ले, इस वजह से आपने पूरा इलेक्शन का प्रोसेस ही लेट कर दिया है। यानी इतनी आपने जमहूरियत की बेतौकीरी की है, इस तरह से आपने वोट की इज्जत को अपने पाँव तले रोंदा है कि आपने इलेक्शन ही नहीं करवा रहे, कि जब तक वो बंदा आ के अहल ना हो जाए, लड़ने के काबिल ना हो जाए, तब तक आप इलेक्शन ही रोक देंगे, आइन और कानून को चूल्हे में झोंक देंगे। तो ये वाली बात जो है ये बड़ी सही बात है जो सामने उनकी तरफ से आई है। बहरहाल उनको भी ये सब उस वक्त नज़र आ रहा है कि जब उनको नज़र आ गया कि उनको साइड पे उठा के रख दिया गया और अब वो किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है, तो अब उनको भी ये बातें नज़र आ रही हैं। पहले क्यों नहीं इतनी उसूल पसंदी उन्हें नज़र आ रही थी? अगर इतने वो इलेक्शन वक्त पे कराने के दाई थे तो फिर उस वक्त भी शोर मचाते जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस को डिले किया जा रहा था, तब तो की हुकूमत में थे, तब क्यों नहीं फिर बोले? तो जब आप उस वक्त नहीं बोले तो अब आपके चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। लेकिन बात बहरहाल ठीक है। अब मैं ये बता दूं कि ये जो एक तनकीद है अपनी जगह, लेकिन अवाम भी इसी बात की वजह से इनसे खाइफ हैं, मुतनफ़र हैं, और उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि लाहौर जो कि नून लीग का गढ़ था और जिस पे 90% सीटें जो है वो PMLN ही जीता करती थी, वहाँ पर आज क्या सूरत हाल है। ये रिपब्लिक पॉलिसी सर्वे जो आज जारी हुआ है, इसके मुताबिक जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो लेटेस्ट चीज़ें एक तो पॉपुलैरिटी के हवाले से बताएं कि लीडर कौन सा पॉपुलर है लाहौर में, तो इमरान खान साहब एज़ यूजुअल टॉप पर थे। इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी थी वो 62% थी इस सर्वे के मुताबिक, जबकि नवाज़ प्लस शहबाज प्लस मरीम, अच्छा ये मरीम ने एक दफ़ा बात की थी कि जी ये सिर्फ नवाज शरीफ की बात है या शहबाज शरीफ की बात है, उन्होंने इस दफ़ा ये नहीं किया कि लीडर अलग अलग रखा है, उन्होंने नवाज, शहबाज और मरीम को एक कैटेगरी में रखा है, यानी PMLN को एक कैटेगरी में रखा है। तो उसमें इन तीनों को जो मिला के वोट पड़े हैं वो 21% हैं। ये मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, ये बात याद रखिएगा, ये ओवरऑल की बात नहीं मैं कर रही, ये मैं लाहौर की बात कर रही हूँ जो इनका गढ़ है।
था। तो साद रिजवी साहब जो हैं वो यहाँ पर 6% के साथ तीसरे नंबर पर नजर आए, जबकि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब 3% के साथ चौथे नंबर पर नजर आए, और फिर अदर्स की जो ऑप्शन थी वो तकरीबन 7% थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इतना बड़ा डेंट पड़ चुका है ये इनके अपने घर में, कि जहाँ पर 62% और 21% का जो है वो कंपैरिजन आ रहा है। फिर उसके बाद इसी सर्वे ने एक और जो चीज़ कंडक्ट की वो इस मामले पर थी कि लाहौर की जो नशस्तें हैं वहाँ पर कितनी नशस्तें पीटीआई और कितनी नशस्तें पीएमएलएन या बाकी जमातें जीतने की पोजीशन में हैं। तो इसमें भी बड़ी हैरानकुन चीज़ें जो हैं वो सामने आई। मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो तो लाहौर में 7 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर श्योर जीत जाएगी, जिस पे मतलब आप अनडाउटेडली कह सकते हैं कि ये 7 सीटें पीटीआई की पक्की हैं। सिर्फ 2 सीटें नून लीग की पक्की इस सर्वे के मुताबिक नज़र आती हैं, जबकि 5 सीटों के मुताबिक उनका कहना है कि ये मुकाबला सख्त है यहाँ पर, यानी वो 5 सीटें वेव कर सकती हैं, उनमें से हो सकता है सारी पीटीआई जीत ले, हो सकता है 3-4 नून लीग भी जीत ले, लेकिन यहाँ पर मुकाबला थोड़ा सख्त नज़र आया उन्हें। लेकिन 7 जो हैं वो पीटीआई की पक्की और 2 नून लीग की सिर्फ पक्की सीटें उनके ख्याल से थी। ये मैं उस सर्वे की बात कर रही हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जगह जो आपका गढ़ थी, जहाँ आपके घर हैं, वहाँ पर आपके पाँव के नीचे से ज़मीन इतनी सिरक चुकी है। अभी ये भी सिर्फ एक सर्वे, एक आइडिया हो सकता है जो आपका ओरिजिनल जब वोटिंग हो तो उसमें बिल्कुल ही अलग चीज़ हो, लेकिन बहरहाल एक जो रिफ्लेक्ट तो करता है ना कि जो माइंड सेट है लोगों का, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों को इनके आने से, इनके डील करके आने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि लोग इनसे खाइफ हैं, मुतनफ़र हैं, और इनका कोई बयानिया नहीं है। और इसी वजह से लोग आज भी तमाम तर टूट फूट के बावजूद, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई की तरफ देखते हुए नज़र आते हैं। और आखिर में अब मैं थोड़ी सी ये बात कर लूँ कि जो फ़लस्तीन की एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, जैसे मैंने अभी लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया कि ख़ास तौर पर जब से हॉस्पिटल पे बमबारी हुई उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा एक लर्जिश है, और ख़ुद ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी इस कत्ले आम का बोझ उठाने से कासिर हैं। और यही वजह है कि अब इसके ऊपर फॉल्स ब्लेमिंग की जा रही है, और कहा जा रहा है कि नहीं जी ये तो हमास के अपने रॉकेट फायर हो गए हैं, मिस फायर हो गए, गलती से लग गए और इधर गिर गए और ये हो गया। हालांकि हमास के पास मेरा ख्याल इतना पावरफुल कोई रॉकेट है ही नहीं कि जो 500 बंदों को एक साथ शहीद कर दे, इतने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले। लेकिन अब प्रोपेगेंडा का चूंकि दौर है तो वो इसको ऑन करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते कि जो इन्होंने ये क़यामत यहाँ पर बर्पा की है। शर्मिंदा हैं, लेकिन ज़ाहिर है ढीठ हैं, तो अभी मुंह से तो नहीं मानेंगे। लेकिन अब इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो ओवरऑल इससे एक क्योस क्रिएट हुआ है उसकी वजह से एक प्रेशर तो है, और जो बाइडन शायद अभी जो वहाँ पर मौजूद भी हैं इसराइल में, बहुत ज़्यादा इस इसराइल की जो वॉर है उसका पैमाना बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा शायद इतना ज़ोर ना दे सकें। लेकिन उम्मत मुस्लिमा ने इस पर अब ख़ास तौर पर जब से ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा ही नहीं, वेस्ट में भी बड़े बड़े इज्तिमात हुए हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं फ़लस्तीन के हक़ में, इसराइल के ख़िलाफ़। और फिर उसके बाद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ जो देखने में आई है फाइनली, वो तुर्क सदर तैयब उर्दवान की है, जिन्होंने इससे पहले भी स्टेटमेंट दिया था। ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया था, और सारे मेरा ख्याल है कि अगर मुसलमान मुल्कों की बात की जाए तो जो कोई तगड़ा स्टेटमेंट आए हैं 2 ही आए हैं, या ईरान का और या उसके बाद अब तुर्क सदर का आया है। ईरान ने भी कहा था कि अगर आपने हमारे ही तरफ देखा, हम पे और ये सब बंद ना किया, तो फिर आपके लिए नताइज अच्छे नहीं होंगे अगर आपने ये वॉर बढ़ाई। और तुर्क सदर साहब ने भी आज ये बात की है, तैयब उर्दवान ने, कि उम्मत मुस्लिमा फ़ौरी तौर पर इस ब्रूटैलिटी को रोके, और अगर कोई नहीं रोकता तो फिर हम रोकेंगे। तो ये उन्होंने अब सीधा सीधा वार्निंग दे दी है कि भाई अगर अब आप लोगों ने फर्दर इसको कंटिन्यू किया और इसके ऊपर फौरी तौर पर कोई एक्शन ना हुआ, सीज़ फायर ना हुआ, सूरत हाल का कोई सलूशन ना निकाला गया, और ये बर्बरियत इसराइल की तरफ से जारी रही, तो भले इसमें इनको अमेरिका सपोर्ट करे, भले इसमें इनको पूरा यूरोप सपोर्ट करे, फिर हम आपको रोक के दिखाएंगे कि कैसे रोकते हैं। तो शुक्र है किसी मुसलमान मुल्क में तो इतना दिलगुर्दा है कि कम से कम इतनी बात तो कर लें। या हम जैसे तो एटम बम को बस लेके बैठे हुए हैं। वो शेख रशीद साहब कहा करते थे कि हम हाथ सेकने के लिए लेके बैठे हैं, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि हम वाकई हाथ सेकने के लिए लेके बैठे हैं। बाकी ना तो हम अपने दिफा में उसको, मैं ये नहीं कहती कि एटम बम मार दें आप लोगों को, लेकिन आपकी एक तवाना आवाज़ होती है ना, कम से कम हम तो वो भी नहीं निकाल सकते। लड़ना तो दूर की बात है, जाके हम तो एक तवाना आवाज़ तक नहीं निकाल सकते, हमारा वो हाल है। और जो एक तवाना आवाज़ थी, जो वाकई किसी को आंखों में आंखें डालकर कोई जवाब देने के काबिल था, उसको उठा के हमने
जेल की काल कोठरी में फेंक दिया है। तो ये है जी हमारी औकात और ये है हमारी हकीकत। यही वजह है कि हम हमेशा दर दर पर लोगों के मांगते फिरेंगे और हमेशा गुलामों की ज़िंदगी बसर करते रहेंगे, जब तक कि हमारा जो ये पैटर्न है ये चेंज नहीं होगा, ये स्टेटस को चेंज नहीं होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।